नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वापसी पर उमा गंभीर, गौ संवर्धन का तीर। उमा जी अब राजनीति में वापसी के लिए तैयार हो रही हैं और पहले ही वो घोषणा कर चुकी हैं कि वो उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है। लेकिन बीते लंबे समय से, यानी करीब आप कह सकते हैं कि 3-4 वर्षों से, जब से केंद्रीय मंत्री से पद छोड़ने के बाद अधिकांश उनका समय भोपाल में बीतता है, तब से उन्होंने कई बार ये संकेत दिए हैं, चाहे शराबबंदी का विषय हो, गौ संरक्षण का विषय हो, उन्होंने बारंबार ये संकेत दिए हैं कि वो राजनीति में लौटना चाहते हैं। उन्होंने बीच में ये भी कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री से उम्र में छोटी हैं। ये कहने का मतलब उनके भीतर का वो भाव है कि आप ये ना समझ लें कि मैं राजनीतिक परिदृश्य से बीच में थोड़ी ओझल हूं तो मेरी उम्र बहुत अधिक हो गई है, इस वजह से मैं केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने की भी उनकी हिस्ट्री, उनके मन का ये भाव जो है, शायद वो जो वैराग्य है उनके भीतर का, तो 2004 में प्रबल हुआ तो हुबली तिरंगा मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया और बाद में जब वो गंगा अभियान को लेकर, काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, तब फिर इस वीतराग ने उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने पर कहीं ना कहीं कंपल्शन उनके ऊपर एक था। चलिए मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मेहमानों के साथ डिबेट। मुलाकात तो सिर्फ बहाना है, उमा का कहीं और निशाना है, फिर सक्रिय राजनीति में आना है। जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कभी शराब बंद करने को लेकर मैदान में आती हैं, तो अब गौ संवर्धन पर सत्ता और संगठन से सहयोग मांग रही हैं। इसी बीच 2029 में चुनाव लड़ने की मंशा भी वो जाहिर कर चुकी हैं। जाहिर है गौ संवर्धन तो बहाना है, फिर सियासत में पैर जमाना है। पूरी कवायद को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उमा भारती ने मिलने की जानकारी देते हुए सब साफ करने की कोशिश की, तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी गौ संवर्धन पर उमा भारती के रुख का समर्थन किया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई और संगठन और सरकार और समाज ये मिल के प्रयास करेंगे, तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। गौ संवर्धन को लेके जो सरकार की नीति है, उसकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी, हम सबकी आदरणीय उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सक्रियता की चर्चा कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस का उनको लेकर अंदाज कुछ और ही है। एक साध्वी जो मुख्यमंत्री रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, आज उसको जगह जगह गुहार लगाना पड़ रही है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, मैं 2029 का लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। पर उमा जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने लोगों की जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उमा भारती मंगलवार को लंबे वक्त के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंची। ऐसे में उनके पहुंचने के मायने भी निकाले जा रहे हैं। उमा भारती बीजेपी में कई पदों पर रही हैं। आज भी उनकी पहचान मास लीडर के रूप में है। कुल मिलाकर वापसी पर उमा भारती पूरी तरह गंभीर नजर आ रही हैं। इस वापसी के लिए वो गौ संवर्धन को तीर की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उनका ये तीर कितना निशाने पर लगेगा, ये देखने वाली बात होगी।
उत्तर भारत, उत्तर मध्य भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा अंतर है। दक्षिण भारत में जिस तरह अपने राजनेताओं और सिनेमा के सितारों के पीछे लोगों की दीवानगी जान देने तक पहुंच जाती है, उनकी मोहब्बत का जो अंदाज है वो कई बार चौंकाता है। उत्तर और मध्य भारत में ऐसा नहीं है कि जनता अपने राजनेताओं से प्यार नहीं करती, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता है। अगर दक्षिण से तुलना करें कि वो राजनेता जो उनके पसंदीदा राजनेता है वो परिदृश्य से हटते भी हैं, तो कोई प्रदर्शन नहीं होता कि कहाँ गया फला नेता, क्यों चला गया, फिर आए। उमा जी अगर दक्षिण भारत में होती तो तय मानिए कि सड़कों पर बवाल हो जाता अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटती या राजनीति से उनका हटना होता तो न जाने क्या हो जाता। ये अंतर है जो मुझे लगता है उत्तर भारत, उत्तर मध्य भारत के राजनेताओं को बहुत चुभता भी होगा, क्योंकि सिर्फ उमा भारती नहीं, कई बड़े राजनेताओं को आप देखें जो अपने पीक पर या पीक के बाद राजनीति से हटे, लेकिन कहीं ये आवाज भी नहीं उठी, शायद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नहीं उठी कि कहाँ गया हमारा प्रिय नेता। अब इसका कोई और अर्थ मत लगाइएगा, होता है, एक तासीर का अंतर होता है और ये भी एक तासीर का अंतर है। हमारे सवाल जो है वो देख लीजिए। क्या गौ संवर्धन से पूरा होगा उमा भारती का 2029 का सियासी गोल? क्या सत्ता और संगठन से सहयोग मांगकर उमा बीजेपी में सक्रियता बढ़ा रही हैं? उमा जी को जिम्मेदारी की तलाश है, कांग्रेस का ये तंज चिंता है या माइंड गेम है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे, उनका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ है डॉक्टर विक्रम चौधरी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है हमारी भी और उनकी भी हमसे, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव। तो दो डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति के डॉक्टर हैं सर, राजनीति के कोर्ट्स में डॉक्टर हैं ये, क्योंकि आजकल डॉक्टर बड़ी चर्चा में है। और प्रवक्ता हैं बीजेपी के, युवा नेता हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप? उमा जी बहुत कुछ तो कह ही चुकी हैं, उम्र में छोटी हैं, अमित शाह जी से, शिवराज सिंह जी से, और झांसी से चुनाव लड़ने की बात, अगर पार्टी टिकट देगी, हरी झंडी देगी तो मैं लड़ूंगी। बीजेपी कार्यालय उनका पहुंचना, ये एक बड़ा मैसेज है कि हाँ अब मैं तैयार हूं, हम हैं तैयार। हम क्या कहेंगे आप जी? नहीं, देखिए, जो उनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचना, सहयोग मांगना, ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा जो अभी तक की उनकी राजनीति उससे हटकर है शरद जी। अभी तक वो जो राजनीति कर रही थी, वो शिवराज जी का जब हमने कार्यकाल देखा तो वो शराबबंदी को लेकर जिस तरह से पत्थरबाजी और जो सारी चीजें थी, तो एक डिस्टेंस उनका संगठन से दिखाई देता था जी। आज उन्होंने संगठन में यदि कोई गुहार लगाई है तो निश्चित तौर पर कोई रणनीति रही होगी, और वो जिस गौ संवर्धन पर काम कर रही हैं उसको लेकर उनका जो एक उनका ट्रस्ट है, वो जो काम कर रहा है, भोपाल में भी बड़ा आयोजन उसने किया था। और जब उनकी सरकार थी तब पंचज का जो उनका कार्यक्रम था उनकी सरकार का, वो गौ संवर्धन पर ही आधारित था, गौ आधारित व्यवस्था पर ही था सब कुछ। तो वो जो उनकी राजनीति थी वो 2003 की राजनीति थी, और अभी जो 2025 की राजनीति है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा संघर्ष कर रही है भाजपा की मुख्य धारा में आने के लिए। और ये यदि उनको उत्तर प्रदेश में राजनीति करना है तो मध्य प्रदेश के संगठन के दरवाजे जाने का कोई औचित्य है नहीं। और वैसे भी उनको बारे में जो तय करना है वो भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष जो नेता हैं उनको तय करना है, और फिर संघ का अब उनको लेकर क्या रोके, क्योंकि अब राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर से जुड़े हुए जो लोग थे अब उनके बारे में भी बहुत कम चर्चा होती है और बहुत कम राजनीति में उनके बारे में सोचा जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर स्पष्ट रूप से सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ। ऐसे में एक और भगवाधारी, ताकतवर, फायर ब्रांड लीडर की वहाँ मौजूदगी कहीं किन्हीं कयासों, अटकलों को तो जन्म नहीं देगी। ये भी बड़े सवाल हैं, जो सवाल सबके सामने हैं। कैसे देखते हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी? एक अलग बात है कि जो बात आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आई,
वो हमने भी सुनी कि हाँ पीछे छूट गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब पीछे छूटने के बाद मुख्य धारा में आने का अधिकार तो सभी का है जी। तो स्वाभाविक है, हम उनकी दावेदारी को लेकर कोई ऐतराज करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं इस पर दो तरीके से कमेंट करूंगा। एक तो मुझे लगता है कि उमा भारती उस चीज़ का परफेक्ट उदाहरण है कि निकले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो पिछले 10-15 सालों में भाजपा ने जो भगवाधारियों की जो राजनीति शुरू की थी और उनका जो राजनीति में इस्तेमाल किया था, उससे व्यापक तौर पर हमारे हिंदू धर्म को बड़ी क्षति हुई है। अब देखिए, उमा भारती जी की जो छटपटाहट है वो बता रही है कि मंदिर नहीं मंच चाहिए, और वो बहुत प्रयास कर रही हैं तमाम तरीके से। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भजन से ज़्यादा जो है और मंदिरों या मठों से ज़्यादा जो शांति का अनुभव विधानसभा या लोकसभा में होता है, उससे कहीं ना कहीं भगवाधारियों की जो गरिमा है वो गिरी है। और हिंदू धर्म के बारे में जो मीम्स चलते हैं वो इन्हीं तरीके की जो साधु और साध्वियाँ हैं, उनके जो उपमा धारण किए हैं, उन्होंने अपने आचरण से ये गरिमा खराब की है। दूसरा जो मेरा कमेंट है, जो सज्जन वर्मा जी कह रहे थे कि भाजपा को अपने जो पितृ पुरुष हैं, देखिए ये बात तय है कि चाहे वो शिवराज सिंह थे या प्रहलाद पटेल थे या अन्य समकालीन लोग थे, उनके बस में तो कतई नहीं था कि भाजपा को इस तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित कर दें। यदि उमा भारती नहीं होती, और मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ भाजपा को मध्य प्रदेश में, बल्कि उमा भारती वो दरवाजा थी या वो योद्धा थी जिन्होंने एक बड़े व्यापक पैमाने पे, वो पिछड़े वर्ग से आती थी, बड़े व्यापक पैमाने पे भाजपा को मुख्य धारा की राजनीति में स्वीकार्यता दिलाई है। तो ऐसे पुत्र पुरुषों का की जो अपेक्षा है इस वक्त जो है भाजपा में, औरंगजेब हावी है। मैं तो ये कहूँगा इनसे कि राजनीतिक तृष्णा से पपड़ाए ओंठों पर कुछ तो गंगा जल डाल दो, औरंगजेब का शमन करो। यदि जी गए तो अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल डालोगे तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। बड़े साहब, लेकिन आप लोगों की तुलनाएं कई बार बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं कि विचित्रता के अनेक दरवाजों का स्पर्श करके निकल जाती हैं। अब यहाँ कहाँ से आप औरंगजेब ले आए? सर देखिए, बताइए लाल कृष्ण अडवाणी के साथ क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी अरे के साथ सर, आपके यहाँ भी बहुत सारे सवाल हैं। नहीं, हमारे यहाँ इतना आज ही देखिए, आज ही कमलनाथ जी के पास पूरी कांग्रेस गई थी। वो हमारे पितामह हैं, पितृपुरुष हैं और हमारे लिए आज भी नेता हैं। हमने उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं ढकेला है। लेकिन भाजपा ने क्या किया, अभी जगदीप धनखड़ का ही देख लीजिए, चाहे किसी का भी देख लीजिए, ये पुराने लोगों की कोई कदर नहीं है। जी, जवाब दीजिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का कार्यालय हर कार्यकर्ता के लिए मंदिर होता है, संस्कार का केंद्र होता है। तो आज आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दीदी उमा भारती जी वहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी से मिलने गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गौ संवर्धन के लिए मैंने कुछ अपने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे और आज प्रदेश अध्यक्ष जी को दिए हैं। तो उन्होंने अपनी बात गौ संवर्धन के लिए, क्योंकि राज्य सरकार जब से माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गौ संवर्धन के लिए, संरक्षण के ऐतिहासिक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया, 3400 करोड़ का बजट किया। अभी भी सरकार ने 600 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है। 10,000 से अधिक क्षमता वाली गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए का वो किया गया है, प्रतिदिन गाय का वो खर्चा दिया गया है। हाइड्रोलिक जो है एक्सीडेंट होता है तो 1962 लगाइए, हाइड्रोलिक जो अपनी एम्बुलेंस है वो जाती हैं। सख्त कानून बनाया गया है, अवैध गौरक्षा के लिए 7 साल की कैद की गई है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कदम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए उठाए हैं। उमा जी की क्या तो हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि दीदी ने भी उसमें अपने कुछ सुझाव जोड़े हैं, क्योंकि लगातार सरकार ने 2024 का वर्ष भी गौ संवर्धन और संरक्षण के रूप में मनाया मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश जब इस कदम बढ़ रही है तो उनके भी कुछ सुझाव हैं और उन्होंने यह माना भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है। अब मेरे कांग्रेसी मित्र ने जो टिप्पणी की है, मैं उस पर बताना चाहूंगा कि सीताराम केसरी जी के साथ आपने क्या व्यवहार किया था। वो तो पिछड़े वर्ग से आते थे। आप अपने नेताओं की पूरी फहरिस्त उठा के देख लीजिए। हमारे यहाँ सभी सम्मानीय हैं, वो पूरे सम्मान के साथ कार्यालय आई, पूरे सम्मान के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी उनको बाहर कार तक छोड़ने आए। तो हमारे यहाँ जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उनका सम्मान भी रखते हैं और उनकी जो बात कही है उन्होंने उसका सम्मान भी करते हैं। गौ मास पे 0% जीएसटी उमा भारती जी का सुझाव था, बताइए। देखिए, जीएसटी का जितना बड़ा उपहार नहीं, मोदी सरकार ने दिया है, 0% और जो ये सुझाव जीएसटी को लेकर जो मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे
किसी भी क्षेत्र में आप देख गौमांस लीजिए, की बात करो भैया, तो गौमांस पर जो है जो सख्त कानून जो लाई है मोहन सरकार 0% साथ GST उसके लिए लाई है। चलिए इसके लिए कोई भी सरकार ने इतने बड़े ऐतिहासिक कदम गौ संरक्षण के लिए अब तक नहीं मध्य प्रदेश में उठाए थे। जी दिनेश जी, सवाल ये भी है कि गौ संवर्धन संरक्षण का ये विषय क्या जन आंदोलन का विषय है, या उमा जी को अगर राजनीतिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ना है, जो उनका स्वभाव है कि 2003 में जो उनके मुद्दे थे वो थे सड़क, बिजली और पानी। अब मध्य प्रदेश में एक चुनौती ये भी है कि 20 सालों से करीब 2018 छोड़ दें तो बीजेपी की सरकार है, यानी आप पीछे लौटते हैं 2003 तक तो आप पाते हैं मैं ही मैं हूं। सड़कें आपकी हैं, बिजली की उपलब्धता आपकी है, पुल पुलिया आपने बनवाए हैं, तमाम व्यवस्थाएं आपने की। और गौ संरक्षण का ये विषय इसलिए भी सवालों के घेरे में है कि जो मवेशी पालते हैं तथाकथित रूप से अनुपयोगी मानकर वही सड़क पर छोड़ देते हैं। और ये विषय चूंकि उनकी भी अक्षमता है, आर्थिक रूप से वो स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं, और सरकार और समाज दोनों मिलकर कोई हल नहीं ढूंढ पाए हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि एक तरफ से स्ट्रे डॉग्स को हटाओ और राजमार्गों पर मवेशियों को हटाओ, तो क्या यह मुद्दा जन आंदोलन का बन पाएगा? देखिए, ये इसमें तो शंका है थोड़ी सी कि ये जन आंदोलन का मुद्दा होगा, क्योंकि जन आंदोलन का मुद्दा वो होता है जो जनता के से हर तरह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सड़क, बिजली, पानी है, उनकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। आज हम गाय को लेकर हम जिस तरह से देखते हैं, हर सरकार ने लगभग ये कहा है कि गाय की रक्षा हमको करना है, उनका संवर्धन करना है, उनका पोषण करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो जो लोग पालते हैं वही उनको सबसे पहले छोड़ते हैं। तो ये जब उनका ही भाव गाय के प्रति नहीं है तो वो जन आंदोलन बनेगा कैसे? और जब आज भी आप देखिए कि किसी भी जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए एक व्यापक संगठन की आवश्यकता होती है और काफी लोगों की आवश्यकता होती है। तो वो परिस्थितियां अभी आप देखिए उमा भारती के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही कि बहुत बड़ा कोई जन आंदोलन वो इसके जरिए खड़ी कर देंगे। 2003 की जो स्थितियां थी उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन था, और दिग्विजय सिंह सरकार की नाकामियां थी, तब भी गौ संवर्धन उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, तब भी उस पर बात होती थी। लेकिन इस मुद्दे के जरिए वो यदि रिवाइव करना चाहें तो मुझे लगता है उनको कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी। जब शराब जैसे मुद्दे को वो एक जन आंदोलन में नहीं बदल पाई, तो मुझे लगता है गाय का मुद्दा तो बहुत समय लेगा एक जन आंदोलन बनने के लिए, और लोग उसका संरक्षण करें, उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार हों, तो जो है ये चुनौतीपूर्ण कार्य है उनके लिए। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही कि ये एक बड़ा विषय बनेगा, और जिस देश में एक इथनिक डाइवर्सिटी भी बहुत है। मुझे याद है कि करीब 20 साल पहले एक नामचीन पत्रकार ने एक अखबार के कॉलम में लिखा था कि जिस समय महाराष्ट्र में बड़ा बवाल मचा था बीफ को लेकर, तो उन्होंने कहा था मैं देश के एक राज्य में उस राज्य के एक बड़े बीजेपी के नेता के साथ बीफ से बनी हुई डिश का लुत्फ उठा रहा हूँ। तो ये विविधता है जो जिसको आप आपत्ति के नज़रिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, गौ से जुड़ा हुआ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत, यहाँ अभी तक 1947 से लेकर जब करपात्री महाराज जी का बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और संसद घेराव में ये भी बताया जाता है, दावा किया जाता है कि अनेक साधुओं की बल प्रयोग और गोली चालन में हताहत हुए वो, लेकिन आज तक ये हम स्थिति नहीं बदल पाए हैं। सरकारें सबकी आई गई, लेकिन जो स्थितियां हैं वो यथावत है। चौधरी साहब, सर गौ वाली हम बात करें तो मैं प्रवक्ता महोदय को बधाई दूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीफ निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो ये हमारा, दरअसल आप इसको राजनीति कह लें या समाज, आप अपने समय के आंकड़ों से तुलना करके बता रहे हैं। हाँ, हमारे समय इतना नहीं था, अब आपके तो समय भी होता था, निश्चित तौर पे होता था, लेकिन हम इसमें दोगलेपन के साथ समाज में नहीं आते थे। देखिए, हम इसको, जो आपने जिस विविधता की बात की, उस विविधता का व्यापक सम्मान करते हुए हम सभी को उस विषय तक अपनी अप्रोच पहुंचाते थे। हम किसी के मार्ग में नहीं आते थे, ना हम इसको राजनीति का छोटा सा उत्तर उपाय माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। अभय जी, क्या केंद्र सरकार यानी एनडीए का गौ संरक्षण या बीफ को लेकर कोई आधिकारिक बयान है, या ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विषय है?
देखिए, हम तो हरदम हमारा जो नेतृत्व रहा है गाय के प्रति संवेदनशील रहा है। कांग्रेसी मित्र इसको जो है समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कभी नेतृत्व ने इसका समर्थन नहीं किया है और लगातार ऐसे कड़े कानून बनाए हैं कि इस पर रोक लगे, इस पर कमी आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस गाय का विषय को संरक्षण दिया है। ये कांग्रेस दे सकती है इस पर जो है कि हाँ वो उसका समर्थन कर सकती है, लेकिन हमारा नेतृत्व कभी नहीं कहेगा और पूर्णतः इसे बंद करने की ओर सख्त से कहते हैं मैं बीफ उठाएगा। खाता हूं, वो दिन रात 24 घंटे प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, तो आप भी देखिए। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप अपना विषय कुछ भी रख लीजिए, क्यों? ये तो कुछ आपके भी मंत्री कहिए, की बात किसी को कर भी रहा हूं कोट करिए। नहीं, आपके ये मंत्री मैं का आपके सदन इस में बात से बयान है। सहमत नहीं हूँ। भारतीय गोवा जनता में पार्टी जब का आपका पूरा विचार घोषणा पत्र परिवार जारी हो, होता है भारतीय जनता गोवा में, पार्टी हो, तब वहाँ गाय के गाय मांस हमारा जो है सुलभ सबसे बनाया जाता है। संवेदनशील मणिपुर मिशन में है। भी आपकी वो इसलिए पार्टी इसका विरोध नहीं केंद्र सरकार करती हो, प्रदेश लेकिन सरकार हो, जो दोनों कड़े जो से गौ कड़े और पट्टी है, ऐतिहासिक वहाँ कदम आपके लिए गाय देसी माता हो गाय की जाती नस्ल है, सुधारने वहाँ के आपके लिए लिए, खाद्य पदार्थ उसके हो जाती संरक्षण है। के लिए काम कर रही ये है। मम्मी और उसके यम्मी लिए का अंतर भी तो 29 समझाओ आप गौशालाएं हमको। मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, वो 4,25,000 गायों को उसमें रखा जा रहा है। हम तो कदम उठा रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनका कृषि आधारित व्यवसाय जब तक नहीं खड़ा करेंगे। करने के लिए। शरद जी, भारतीय इसमें जनता कोई पार्टी ने ही भी इस विषय को जो संरक्षण दिया है। अनुपयोगी मवेशी को हम इसको राजनीति ना करें, तो मैं बड़ी चिंतित हूं। गाय का जो एक डिस्पोजल है उस पे सरकार को एक पूरे प्लान के साथ और बजट के साथ आना चाहिए। जो पूरे अनुपयोगी बजट गाय के साथ आई है, फिर 600 करोड़ का बजट जो है मध्य प्रदेश चलिए सरकार ने चलिए, अब रखा आगे है। नहीं बढ़ा पाऊंगा। 10,000 से अधिक बहुत वाली बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभय जी, दिनेश जी और डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। कुल मिलाकर ये तय है कि उमा जी की राह में चुनौतियां बहुत सारी हैं। गौ संवर्धन संरक्षण का ये विषय आज़ादी के बाद से, जैसा हमने जिक्र किया, करपात्री जी महाराज जो आज देश में जितने भी वरिष्ठ साधु संत हैं, रामभद्राचार्य सहित, इन सब के परम आदरणीय रहे हैं, उनसे आरंभ हुआ ये विषय। और एक शंकराचार्य जो है इस समय, वो भी इस विषय को लेकर उन्होंने पदयात्रा और आगे बढ़ने की भी बात की है, लेकिन वो भी कहानी अभी उलझी और अटकती हुई ही दिखी है। तो उमा जी क्या इस विषय के साथ आगे बढ़ेंगी या गौ संरक्षण के साथ, क्योंकि उनकी छवि से ये मैच करता विषय है, इसको उठाकर और आहिस्ता से कदम रख देंगी और उसके बाद राजनीति को आत्मसात करेंगी। लेकिन बीजेपी एक बड़ी, इस मामले में कॉम्प्लेक्स पार्टी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत अलग मिजाज की पार्टी है। और ये क्या उमा जी के उस पुराने वैभव को ध्यान में रखते हुए जैसा वो चाहती हैं वो निर्णय करेगी? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन उमा जी अगर राजनीति की इन गलियों में फिर लौटना चाहती हैं तो हर्ज नहीं है। उम्र उनके साथ है, फायर ब्रांड लीडर हैं, धुआंधार बोलने वाली वक्ता हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर 2003 तक एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रखने वाली नेता हैं। देखते हैं कि क्या आने वाला वक्त उन्हें एक बार फिर वैसा ही मौका देता है जैसा अतीत ने उन्हें दिया था। एक बार फिर आप सभी का बहुत धन्यवाद और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।